Jain Future Officers. I am Akshay Maurya. I welcome you all to Indore Defense Academy YouTube चैनल। तो जैसे कि अभी तक बहुत सारे बच्चों ने करंट अफेयर पढ़ ही लिए होंगे बेसिकली, और 21 अप्रैल के बाद जो बच्चे एनडीए सीडीएस की तैयारी करेंगे, सबसे बड़ा हेडेक उनके लिए कि करंट अफेयर कैसे पढ़ना चाहिए। कई जगह कई कोचिंगों में आप लोग ने सुन रखा है बड़ी बड़े ऑफिसर्स को बोलते हुए 100 डायमेंशन में आप करंट अफेयर्स कवर करें। तो वो 100 डायमेंशन क्या है, कैसे है? फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए ना यार, कि करंट अफेयर पढ़ना कैसे है। क्या सिर्फ स्टैटिक फैक्ट ही फैक्ट रटने, या उस फैक्ट के अंदर भी बहुत कुछ है जो हमें पढ़ना है? क्योंकि यूपीएससी को आप सभी जानते हो कि वो अनप्रिडिक्टेबल है। तो उससे बचने के लिए, उसके बाउंसर से बचने के लिए कुछ तो सेफ्टी होनी चाहिए। जैसे कि क्रिकेट्स में बॉलर जब बाउंसर मारता है तो हेलमेट होता है सिक्योरिटी के लिए। तो ऐसे ही हम करंट अफेयर्स पढ़ने के तरीके डेवलप करेंगे। आज के लेक्चर में रहेगा एनडीए और सीडीएस जो होने वाला उनके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा कि हम कैसे करंट अफेयर पढ़ेंगे। 21 अप्रैल के बच्चे जो तैयारी करने वाले और जो तैयारी कर रहे हैं और अभी तक नहीं पता करंट अफेयर कैसे पढ़ने, तो आज हम उसकी चालू करेंगे करंट अफेयर। ये हमारे इंस्टीट्यूट के बने हुए नोट्स है, हैंड रिटन। तो आज हम बेसिकली पढ़ेंगे करंट अफेयर। तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे, हम इसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे। जैसे मैंने इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आप सभी को हिस्ट्री में सिखा रखा है, ऐसे ही हम करंट अफेयर्स को भी डिवाइड करेंगे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक कि हम उसे डिवाइड कर लिया हमने अब इकोनॉमी में, है ना। इकोनॉमी में हमने उसे डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो अब इकोनॉमी में इस बार करंट अफेयर में न्यूज में बहुत रहा, दिसंबर के करंट अफेयर में ग्रोथ इन जीडीपी अराउंड 7.6 बाय आरबीआई। अब ये क्यों न्यूज में रहा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि देखो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई था जिसने अबाउ 7.6 बोला था इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट। बाकी वर्ल्ड वाइड ये बोला गया था कि बिलो 7 रहेंगे। तो ये एक प्रिडिक्टेड बहुत अच्छी चीज रही जो हमारे आरबीआई ने बोला है कि ग्रोथ जीडीपी की 7.6 रही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डाटा किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो याद रखना इकोनॉमिक ग्रोथ डाटा रिलीज करता है कौन, जीडीपी डाटा का इकोनॉमिक ग्रोथ डाटा। किसके अंडर है ये डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। इतना आप सभी को पता होगा। इसमें अब सुनो, इसमें एक कीवर्ड है जीडीपी। व्हाट इज जीडीपी? तो जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ ऑल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ टेरिटरी इन अ फाइनेंशियल ईयर। मतलब एक टेरिटरी में जितना भी गुड एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है विद इन फाइनेंशियल ईयर, एक साल में, वो सारी चीजें काय में इंक्लूड होगी, जीडीपी में हमारी। इसका फुल फॉर्म क्या है जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो जीडीपी पे आ गए, तो जीडीपी से एक चीज और हमें समझनी है कि इन्फ्लेशन, है ना, कि इन्फ्लेशन क्या रहेगी। देखो इन्फ्लेशन सीधी सीधी बात यह है, जब इंक्रीज ऑफ मनी सप्लाई हो जाता है मार्केट में और परचेसिंग पावर कम हो जाती है किसी भी गुड्स की, तो आदमी क्या करता है, चीजें खरीदता नहीं है, या तो उसके प्राइस गिरते या तो महंगे होते। जैसे कोविड में आप सभी ने देखा होगा सैनिटाइजर की डिमांड एकदम से इंक्रीज हो गई। सैनिटाइजर की डिमांड जैसे ही इंक्रीज हुई वैसे ही क्या हुआ, सैनिटाइजर महंगा हो गया, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, जो चीजों की डिमांड बढ़ेगी और उसकी सप्लाई कम रहेगी, और हमेशा किसी भी चीज की डिमांड इनिशियली एकदम से बढ़ा जा सकती है, पर जो सप्लाई है वो कांस्टेंट या धीरे धीरे बढ़ती है। इस वजह से चीजें महंगी होती है, और जब चीजें महंगी होती है और उसको कंट्रोल करना पड़ता है, तो कंट्रोल कैसे होती है, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी से, जो कि बनाती है हमारी आरबीआई, ठीक है। यहां तक याद रखना। अब मॉनेटरी पॉलिसी में बेसिक रूल किसका, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, बैंक रेट, जिससे आपको इंटरेस्ट मिलता है। अब इन्फ्लेशन कम करनी है सरकार को, तो वो क्या करेगी, मनी सप्लाई को घटा देगी मार्केट से, मतलब लोन के जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज कर देगी। इतने इजीली आप इन्फ्लेशन को समझ सकते हो। एक फैक्चुअल है, अगर किसी देश की जीडीपी बढ़ रही है और मनी राइज हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है। जैसे जीडीपी इंक्रीज होगी, देखो एक हमारे यहाँ क्या है, आरबीआई के सामने एक बहुत बड़ा वो है टास्क कि जीडीपी भी इंक्रीज करनी है। अब किसी देश में जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो मनी सप्लाई बढ़ रहा है, सबके पास मनी सप्लाई बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है, और डिमांड बढ़ रहा है तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब जब तक प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी, बीच में इन्फ्लेशन। इस चीज को काबू करने के लिए क्या करना पड़ता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना पड़ता है। इंडिया में, इंडिया के प्रोस्पेक्ट में आरबीआई ने कितनी इन्फ्लेशन रख रखी है, आप सभी को पता होना चाहिए। आरबीआई के द्वारा जो इन्फ्लेशन है 4%
प्लस या -2%, मतलब 2% से कम नहीं होनी चाहिए और 6% के ऊपर नहीं होनी चाहिए इन्फ्लेशन। ये क्वार्टरली हमारे इसका डाटा आता है इन्फ्लेशन का, जो कि आपको ध्यान रखना है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। जीडीपी आपको पता है ऑल वैल्यू ऑफ ऑल गुड एंड सर्विसेज, और ये इन्फ्लेशन की डेफिनेशन है, अ सर्टेन राइज इन अ प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विसेज इज नोन एज इन्फ्लेशन। ठीक है, अब ये चीज क्लियर हो गई। अब यहां से अपन अगर थोड़ा सा क्या राइटिंग छोटी इस वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, पर आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको मजा आएगा। ठीक है, अब देखो ये याद रख लेना। अब आ जाओ जीडीपी के बाद हमारे लिए जीएवी। अब जीएवी क्या है, हमें किसी जैसे गवर्नमेंट बोलती है ना, आज हमारी स्टील इंडस्ट्रीज ने बहुत प्रोग्रेस की, या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज ने प्रोग्रेस किया, एग्रीकल्चर सेक्टर ने प्रोग्रेस की। ये निकलता कहाँ से, बेसिकली ये पता होना चाहिए। तो ये निकलता कहाँ से, ये जीएवी से निकलता है। व्हाट इज जीएवी? ग्रॉस वैल्यू एडिशन। इसमें क्या क्या इंक्लूड किए जाते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। याद रखना जीएवी। जीएवी निकालेंगे कैसे? सीधी सिंपल बात है, जीएवी हम पर्टिकुलर सेक्टर का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जीएवी में से अपन क्या करेंगे, जीएवी को निकालने के लिए जीडीपी में प्लस करेंगे टैक्स और माइनस कर देंगे सब्सिडीज। ध्यान रखना। अब यहां से एक फैक्ट और है, डिक्रीज इन टैक्स। अभी भी आपसे एनडीए वालों से पूछ लिया जा सकता है, सीडीएस वालों से, अगर ये तो आप रट लो, डिक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। अगर रेट डिक्रीज हो रहा है, क्या है कि टैक्स के सरकार बार बार टैक्स कम कर रही है, तो ये शो कर रहा है जीडीपी स्लो चल रही है, और ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है किसी भी देश की अगर जीडीपी स्लो है, तो ध्यान रखिएगा। अब दूसरी सबसे बड़ी खबर क्या थी इस समय की, आपको बताते हैं कि इंडिया ने ऑनियन को क्या किया था, बैन किया था, क्योंकि आने वाले समय में इंडिया के ऑनियन की डिमांड देखते हुए उसे बैन कर दिया था इंडिया ने। ठीक है, अब जैसे इंडिया की जो ऑनियन को बैन करा इंडिया ने, तो उसका अपन कुछ कर लेते हैं डाटा वगैरह। तो इंडिया बैन ऑनियन एक्सपोर्ट टिल मार्च 2024। अब ये हमें इंपॉर्टेंट है मार्च 2024, क्योंकि 21 अप्रैल को हमारा एग्जाम है, ये पूछा जा सकता है आपसे, बेसिकली जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट काइंड ऑफ अ क्रॉप इज ऑनियन? किस टाइप की क्रॉप है, ये क्वेश्चन आ गया। इधर से डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ी ना यूपीएससी पूछना चाहेगा, आपसे इनडायरेक्ट भी पूछ लेगा। तो किस टाइप की क्रॉप है? हॉर्टिकल्चर कमोडिटी है। याद रखना, किस टाइप की क्रॉप कमोडिटी है? हॉर्टिकल्चर टाइप की है। ठीक है, किस वेदर में उगाई जा सकती है? तो टेम्परेट क्रॉप है। याद रखिएगा, टेम्परेट क्रॉप है, कभी गलती मत कर दीजिएगा ट्रॉपिकल क्रॉप बोल के। टेम्परेट क्रॉप है, अंडर वाइड ऑफ क्लाइमेट कंडीशन, बहुत सारे क्लाइमेट कंडीशन में उगाई जा सकती है। यहां से एक दिमाग चल रहा होगा, आप सभी को एक कॉन्सेप्ट पता है, इंडिया इज सेकंड, वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑनियन का इंडिया, ये तो आपको पता ही होगा। अब इंडिया में तो टेम्परेट क्लाइमेट कहां मिलता है बताओ? ये चीजें सोचने वाली है आपको, यूपीएससी में है, यूपीएससी करनी है, एनडीए सीडीएस निकालना है, तो सोचना पड़ेगा, दिमाग पे प्रेशर डालना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, टेम्परेट क्रॉप है, अंडर वाइड क्लाइमेट कंडीशन, ध्यान रखना, ये पूछा जा चुका। हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज है, इंडिया क्या है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। अब हम इंडिया के अंदर की बात कर ले तो फर्स्ट रैंकिंग पे कौन है सबसे ज्यादा? महाराष्ट्र, दूसरा एमपी, तीसरा कर्नाटका, फिर गुजरात, फिर राजस्थान। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अब महाराष्ट्र में तो टेम्परेट कंडीशन है ही नहीं, तो वाइड क्लाइमेट है ना। और क्या इसे ऑनियन से एक चीज और याद आती है, सिंबल ऑफ एटर्निटी भी बोला जाता है। एटर्निटी, सिंबल ऑफ एटर्निटी कहाँ? इजिप्ट साइड। जैसे इजिप्ट में जो डेड बॉडीज को गाड़ते थे वो वुडन कॉफिन्स में, है ना, तो उनके साथ ऑनियन रखा जाता था। एटर्निटी, इनको एटर्निटी मिलेगी इससे। ठीक है, बिकॉज इट वॉज स्टोर्ड अलॉन्ग विद द मम्मीज, मम्मीज के साथ रखा जाता था। चरक संहिता में भी हमें ऑनियन का मेंशन मिलता है, ध्यान रखिएगा, ऑनियन का मेंशन हमें चरक संहिता में मिलता है कि इट्स अ बेस्ट मेडिसिन, किसके लिए मेडिसिन में यूज की जाती है चरक संहिता के अनुसार, तो हमें ये भी पता होना चाहिए ऑनियन। अब यहाँ से चरक संहिता भी इंपॉर्टेंट हो गई कि कितने क्या है ये सारी। तो डिटॉक्सिफाइंग बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है ये। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ट का ट्रीटमेंट करती है, हमारे हार्ट में जो ब्लॉकेज वगैरह होने से बचाती है ऑनियन।
और डाइजेशन प्रॉब्लम्स हमारी ठीक करती है, और आई साइट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑनियन। याद रखना, ऑनियन इज मच मोर इंपॉर्टेंट फॉर डिटॉक्सिफाइंग बॉडी, हार्ट ट्रीटमेंट, डाइजेस्टिव एंड आई साइट। ठीक है, इस तरीके से हमें करंट अफेयर्स करने हैं कि हम लोगों को बायोलॉजी भी पढ़ी, ठीक है, हमने रैंकिंग्स ज्योग्राफी भी देखी, हमने टेम्परेचर भी देखा, टाइप ऑफ क्रॉप भी देखी, और उसकी एक हिस्ट्री भी देखी, सिंबल ऑफ अर्टिनिटी, मैक्सिमम चीजें कवर करी हमने, है ना। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। अब किस टाइप की वेजिटेबल फेस है? वेजिटेबल मतलब वो जो तैयार होता है ना, ये बल्ब ऑनियन का ऐसा लगता है ना, नीचे जो हम खाते हैं उससे कितना टेम्परेचर चाहिए? 13 to 24 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। इसके बल्ब को बनने में, वो जो आप खाते हो ना, ऊपर रेड पत्ती रहती है, अंदर कवरिंग, उसे बनने में कितना टेम्परेचर चाहिए? 16 to 25 डिग्री सेल्सियस। अब इसकी ह्यूमिडिटी कितनी चाहिए? 17% ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। ये सीधे सीधे फैक्ट्स है। रेनफॉल कितना होना है? 65 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर की रेनफॉल इसे चाहिए। अब ये दो प्रकार के, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जान ली किस टाइप की क्रॉप है, हॉर्टिकल्चर है, पर कौन सी क्रॉप है? क्रॉप में भी क्या फ्रूट्स है, ग्रास है, क्या है? व्हाट इज ऑनियन, ये पता होना चाहिए। तो ये मॉडिफाइड स्टेम है। याद रखना, ऑनियन को हम काय में कंक्लूड करते हैं? मॉडिफाइड स्टेम में, और स्टेम के साथ उसके अंदर बल्ब होता है, ट्यूनिकेटेड बल्ब। ट्यूनिकेटेड का मतलब यह है एक फ्लैशी लीफ होती है और एक स्केली लीफ होती है। वो जो आप रेड रेड उतारते हो ना, वो स्केरी लीफ होती है, और अंदर जो आप खाते हो वो फ्लैशी लीफ है। आप मतलब ऑनियन का क्या खा रहे हो? लीव्स खा रहे हो, ठीक है, ध्यान रखना। तो किस टाइप की, कौन सी फसल है? मॉडिफाइड स्टेम फसल है, ठीक है। कौन सी कैटेगरी में आती है? तो वो कैटेगरी क्या है? हमारी हॉर्टिकल्चर कमोडिटी है, ठीक है। यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब आपको ऐसे ही करंट अफेयर जब भी आप पढ़ो, उसका ए से लेके जेड तक की डिटेल कवर करो। अब आ जाओ ग्रीन वॉशिंग, ये टर्म बहुत ज्यादा यूज में रहा है। व्हाट इज ग्रीन वॉशिंग? ये आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, कभी भी, है ना, क्योंकि यूपीएससी को क्या पसंद है? ऐसी चीजें जो आप लोग ने ध्यान ना दी हो। अब आप डिफेंस वाले हो, आप लोग सोचोगे डिफेंस अपडेट ज्यादा पूछेगा, वो पूछेगा ही, काम है डिफेंस अपडेट पूछना, पर कभी कभार इस टाइप के भी आपको करंट अफेयर्स देखने को मिल जाते हैं हमारे एग्जामिनेशन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ग्रीन वॉशिंग? ग्रीन वॉशिंग का सीधा सिंपल मतलब है गलत एडवर्टाइजमेंट। जैसे कि अभी आपने लेटेस्ट सुना होगा, रामदेव बाबा को सुप्रीम कोर्ट ने बोला गलत एडवर्टाइजमेंट कर रहा है अपने प्रोडक्ट्स की और भारत की जनता को गुमराह कर रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट है, तो उस पर केस चल रहा है ना। तो उसी प्रकार से ग्रीन वॉशिंग जो है इंटरनेशनल टर्म है, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट देयर प्रोडक्ट आर इको फ्रेंडली। मतलब क्या मतलब होता है इको फ्रेंडली? मतलब नेचर या हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। ये आपको क्लियर हो गया ग्रीन वॉशिंग का मतलब, ठीक है। अब कौन कौन से देश को, यूके ने किस किस को बैन किया है? देखो यूके ने बैन किया है एयर फ्रांस को, लुफ्थांसा को और इथाद को, इन तीन कंपनियों को बैन किया है। ये क्या है? ये वो है एयरलाइंस कंपनी है। और आपको पता होना चाहिए जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है सबसे ज्यादा एयरलाइंस से ही हो रहा है, इंडस्ट्रीज से, ये चीज है ना। तो ये क्या शो करते थे, अगर आप हमारी फ्लाइट से आओगे तो एनवायरनमेंट को कम नुकसान होगा, इको फ्रेंडली, इस टाइप का, तो इनको बैन किया गया है ना। ये टर्म है ग्रीन वॉशिंग किसके द्वारा दिया गया था? फर्स्ट बाय जे वेस्टलैंड इन 1986 में इनके द्वारा ये दिया गया था ग्रीन वॉशिंग टर्म, ठीक है। अब देखिए एविएशन कितने परसेंट का कार्बन एमिशन कर रहा है? 2.5% का कार्बन एमिशन कर रहा है, सबसे ज्यादा, है ना। और इंडिया का क्या टारगेट है? 270 तक हमें CO2 एमिशन खत्म करना है इंडिया से। इस चीज को इंडिया को भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया यूके की बात। ग्रीन वॉशिंग यूके में यूज होता है क्या? फॉल्स एडवर्टाइजमेंट फॉर इको फ्रेंडली, ठीक है। अब यही हम बात करते हैं, एक मिनट में रब कर दूंगी आपको लिए। अब हम यही बात करते हैं काय की ग्रीन बॉन्ड की। अब जैसे यूके में हमने ग्रीन बॉन्ड देखा है, ये पहली बार यूज हुआ, इसलिए ये टर्म हमें बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, ग्रीन बॉन्ड। व्हाट इज ग्रीन बॉन्ड? ये भी उसी टाइप का है कि कंपनीज के जो शेयर्स होते हैं ना स्टॉक मार्केट में, तो यूरोपियन यूनियन ने पहली बार इसे रिलीज करा है ग्रीन बॉन्ड्स की। कोई भी कंपनी को अगर फाइनेंस
आप ग्रीन बॉन्ड देंगे तो वो एनवायरनमेंट के लिए वर्क करेगी। इस टाइप के स्टॉक शेयर मार्केटिंग है, ठीक है। ग्रीन वॉशिंग इज द डेजिग्नेटेड ऑफ एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन 2009। इंडिया में ग्रीन वॉशिंग फॉल्स एडवर्टाइजमेंट कहाँ फॉल कैरी करता है, हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में, ठीक है। अब इंडिया में क्या है, देखो ग्रीन बॉन्ड कहाँ है, यूरोपियन यूनियन में पहली बार यूज हुआ है, ध्यान रखना। अब इंडिया में क्या है, ग्रीन डेप्ट सिक्योरिटीज है, ठीक है, टू इन्वेस्ट फॉर इको फ्रेंडली। अब कोई जैसे आपको शेयर लेने हैं, आपने ग्रीन डेप्ट सिक्योरिटी ली, आपने इन्वेस्ट कर दिया इको फ्रेंडली में, ठीक है। इस तरीके से आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं एक टर्म से। हमने ग्रीन वॉशिंग इज रिलेटेड टू यूके, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, पर वो इनडायरेक्टली इंडिया से कनेक्ट हो रहा था, इसलिए हमें पढ़ना पड़ा, ठीक है। अब यहां से और आ जाओ, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट टू गेट ड्यूटी रेमिशन बेनिफिट्स। अब देखो क्या है, जैसे इंडिया को अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है, इंपोर्ट तो है, पर अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा तो हमारी जीडीपी और सारी चीजें इंप्रूव एनडीपी इंप्रूव करेगी फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज हमारा फॉरेक्स रिजर्व इंप्रूव करेगा, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कि एक्सपोर्ट ड्यूटी रेमिशन दे दी, बेनिफिट मतलब आपकी ड्यूटीज माफ करी जाएगी, इस तरीके से बोल दिया गया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को, सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स को। तो अब देखो क्या होता है, इंडिया ने टारगेट रखा 1 ट्रिलियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट बाय 2030। 2030 तक इंडिया कितने का एक्सपोर्ट करेगा ई कॉमर्स से, $1 ट्रिलियन का, ठीक है। अब इसमें क्या करेगा, टू गिव फंड बैक ऑफ टैक्स। अब जो टैक्स में आपने पैसे दिए, जैसे आपने फॉर एग्जांपल 100 रुपए का एक्सपोर्ट करा जिसपे 20 रुपए आपको टैक्स लगा, इस टैक्स में से गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको 15 रुपए रिटर्न कर देगी। ये हो गया रिमिशन बेनिफिट्स। अब इंडिया ने ऐसा क्यों किया, देखो इंडिया जो है ना वो क्रॉस कर चुका है यूएन की एक ट्रीटी का इंडिया जो है वो क्रॉस कर चुका है कि भाई $1000 के ऊपर निकल गया है इंडिया का, कि जो $1000 के ऊपर वाले देश है वो बेनिफिट्स या माफ नहीं कर सकते, क्या एक्सपोर्ट ड्यूटी को फ्री नहीं कर सकते और कोई सुविधा नहीं दे सकते। इस वजह से इंडिया ने कहा ठीक है हम वर्ल्ड वाइड नहीं कर सकते पर हम टैक्स तो वापस कर सकते, तो इन्हें क्या माफ करा है, टैक्सेस माफ करे हैं, ध्यान रखना। इसलिए हमने क्या माफ करा, टैक्सेस, क्योंकि हम इंटरनेशनली इनको सपोर्ट वैसा माफ नहीं कर सकते क्योंकि हम यूएन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े हुए हैं, है ना। अब आ जाओ 16 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट डे है, आप सभी को पता है 16 दिसंबर को क्या था, कमरिंग बांग्लादेश वॉर 1965 ऑफ, ठीक है। ये था हमने बांग्लादेश पे पाकिस्तान पे अटैक किया था, ईस्ट पाकिस्तान पे, तो वो है, ठीक है। अब क्या ऑपरेशन जैकपॉट 15 मई 1975 इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया, ये इंपॉर्टेंट हो गया डिफेंस अपडेट्स के लिए। किस लिए चलाया गया था, ट्रेंड गोरिल्ला वॉरफेयर के लिए ट्रेन करना था किसको, वहां के लोगों को, बांग्लादेशियों को, ठीक है। मुक्ति वाहिनी जो आपने नाम सुन रखा, मुक्ति वाहिनी को ट्रेंड करना था किसको, इंडिया को, गोरिल्ला वॉरफेयर सिखानी थी, तो याद रखना ऑपरेशन जैकपॉट, ठीक है। अब आ जाओ इजराइल पे, इजराइल बहुत ज्यादा न्यूज पे रहा था क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका हमास से, उस वजह से। तो अब हमें इंपॉर्टेंट इजराइल की आसपास की ज्योग्राफी तो पता होनी चाहिए क्योंकि ज्योग्राफिकल वो क्वेश्चन पूछ लेता है। जेरूसलम मोस्ट पॉपुलेटेड एंड लार्जेस्ट सिटी है, जॉर्डन लॉन्गेस्ट रिवर है वहां की, ट्राइबाइस लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। अब ट्राइबाइस के साथ एक फैक्ट और जुड़ा है, लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक भी है और वर्ल्ड की सेकेंड लोएस्ट लेक इन द वर्ल्ड है, याद रखना वर्ल्ड की लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक ट्राइबाइस है और सेकेंड लोएस्ट लेक इन द वर्ल्ड है, वर्ल्ड में, ये दोनों टर्म याद रखना। 2 रामसर साइट्स भी है, हुला वैली है, एमगन हुल्ला, ये एक रामसर साइट्स भी है जो आपको ध्यान रखनी है। इजराइल से हमें ये इतने ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, ये ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं,
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी पे चलते हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? वेनी में है, याद रखना। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, किसके अंडर में? यूएन के अंडर में, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी प्लांट की बात हो रही है। इसमें ये बात हो रही है कि हम अपनी जो एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स हैं उसकी एनर्जी को 100 टाइम्स कर लेंगे, जो कि इंडिया कर चुका है ऑलरेडी, इसलिए इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, इंडिया इज नॉट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी प्लांट। ठीक है, इसको ये रिपोर्ट किसको करता है? एटॉमिक एनर्जी रिपोर्ट करता है यूएन असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल को। ध्यान रखिएगा इतने फैक्ट्स, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ट्रीटी ऑफ पेरिस एब्रिटाइल अवार्ड 1899, ये ट्रीटी ऑफ पेरिस एब्रिटाइल है। अब देखो क्या हुआ, वेनेजुएला और गुआना के बीच में एक डिस्प्यूट हुआ। कहां पे? एक रिवर के पास, इस्क्वा रिवर के पास। क्या डिस्प्यूट हुआ? इसका रिवर में बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेस मिले। ठीक है, तो ट्रीटी हुई थी कि वेनेजुएला को ये दे दिया गया था। अब गुआना क्लेम कर रहा है कि नहीं ये मेरा है, तो इस पे से ये गुआना कह रहा है कि ये जो ट्रीटी ऑफ पेरिस है हम उसे मानते नहीं है, ये हमारा पार्ट है, तो ये हमें मिलना चाहिए। इस बात पे से ये टॉपिक करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा रहा है, तो आप इसकी ज्योग्राफिकल एरियाज थोड़ा बहुत तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो यहां तक को आप सारी चीजें क्लियर हो गई होगी कि हमें कैसे करना है, कैसे सेगमेंट बांटना है। ठीक है, अब आ जाओ हमारे अगले टॉपिक पे, पॉलिटी के, है ना। अब पॉलिटी की कौन कौन सी न्यूज खबर में रही? फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 370 वाज इन न्यूज। ठीक है, आर्टिकल 370 में क्या रहा कि भाई सबसे पहले आर्टिकल 1, अब सुप्रीम कोर्ट ने में केस गया कि आर्टिकल 370 सही है या गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सही और गलत कैसे, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 370 हटाना वैलिडेट तरीके से हटाया गया, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। कैसे? आर्टिकल 1 सेक्शन 3 ऑफ जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। जम्मू कश्मीर का जो वहां संविधान उन्होंने बना रखा था अपना, उसमें लिखा है सेक्शन 3 में, आर्टिकल 1 के सेक्शन 3 में ऑफ जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन कि जम्मू कश्मीर इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का। अब सेक्शन 147 ऑफ जम्मू कश्मीर कहता है कि कांट चेंज द सेक्शन 3, मतलब ये कह रहा है आप इसे चेंज नहीं कर सकते, वो इंटीग्रल पार्ट है और इंटीग्रल पार्ट रहेगा, है ना, हमारा अभिन्न अंग है, था और रहेगा। ठीक है, आर्टिकल 370 सेक्शन 3 टू डिसॉल्व। भाई अब क्या हुआ, प्रेसिडेंट रूल लगा 356। अब 356 के तहत विधानसभा खत्म हो गई, पूरा कंट्रोल किसका हो गया? पार्लियामेंट का। और पार्लियामेंट ने रूल चेंज करे कि भाई 370 हटा दो, कुछ क्लॉज हटा दो, 335A के कुछ क्लॉज हटा दो, जिससे क्या रहे हम वहां डेवलप्ड कर सके और वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, जिससे वो भारत से जुड़ के अपनी रोजगार चल सके। कई ऐसे पिछड़ी जगह है जम्मू कश्मीर में जहां रोजगार नहीं है और उनको गलत इन्फ्लुएंस किया जा रहा था टेररिस्ट के द्वारा। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने चाहा वहां की इकोनॉमिकल कंडीशन हो। अब जब इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी होगी तो एजुकेशन अच्छी होगी, और एजुकेशन के साथ साथ माइंडसेट भी अच्छा होगा लोगों का कि वहां जो है जो गतिविधियां हो रही है वो कम होगी। ठीक है, अब आ जाओ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर कैसे किया, 370 को कैसे हटाया प्रेसिडेंट साहब ने। अब देखो इसकी कहानी देख लो थोड़ी सी। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर लिया, प्रेसिडेंट ने कहा, प्रेसिडेंट ने क्या किया, आर्टिकल 272 गिव द राइट, और आर्टिकल 367 थोड़े से चेंज करे और जम्मू कश्मीर काउंसिल एज अ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोल दी। इनने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जारी किया प्रेसिडेंट साहब ने, और उसमें क्या जाएगा, जम्मू कश्मीर काउंसिल एज नोन एज लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल कर दिया उनसे। ठीक है, फिर अनदर आर्टिकल 273 के तहत उनने क्या करा, उनने एक और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जारी करा और सीज ऑल द राइट इन आर्टिकल 317 ऑल राइट्स टू द पार्लियामेंट। जो 370 के पूरे अधिकार थे उसे सीज करा और पूरा अधिकार किसको दे दिया, पार्लियामेंट को। अब इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर हुए उसकी भी जरूरत नहीं थी, अगर इंडियन पार्लियामेंट चाहती तो वो ऐसे भी डायरेक्ट कर सकती थी। ठीक है, अब देखो इससे हमें क्या याद करना है, SR बम्बई केस, क्योंकि आर्टिकल 356 से रिलेटेड है ये SR बम्बई केस, है ना। 356 क्या भाई जुडिशियल रिव्यू में आता है कि नहीं आता है, SR बम्बई केस में ये चीज डिसाइड की गई और कैसे कैसे किया जा सकता है, क्योंकि मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा था काय का,
प्रेसिडेंट रूल का उस समय की पार्लियामेंट के द्वारा या गवर्नमेंट्स के द्वारा मिसयूज किया ही जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एब्यूज ऑफ पावर नहीं होना चाहिए, मालफीट मतलब धोखे धड़ाकी से नहीं होना चाहिए, इनलीगलिटी नहीं होना चाहिए, एक्सटर्नुएस कॉन्स्टिट्यूशनली कंडीशन नहीं होनी चाहिए। मतलब सीधी सिंपल बात यह है कि अगर प्रेसिडेंट रूल लगा है, जैसे कि आपको एक कहानी सुनाते हैं, यूपी की एक विधानसभा भंग हुई, तो वहां के गवर्नर साहब ने बिना पूछे बिना फ्लोर टेस्ट कराए राष्ट्रपति से कह दिया कि आप राष्ट्रपति रूल लगा दो, यहाँ की विधानसभा भंग हो गई है। तो इस तरीके की घटना ना हो, इस वजह से एसआर बम्बई केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा 356 जुडिशियल रिव्यू के अंडर आती है, ये कंडीशन है 356 लागू करने की, ये चीजें नहीं होनी चाहिए उसमें। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, इसमें कोई गलती मत कर देना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा आपकी एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्ट से। ठीक है, अब भाई एक चीज आती है कि जब हमारा जो प्रेसिडेंट रूल है वो कैसे आया, तो याद रखना ये आया हमारे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लिखा गया, इससे लिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। ठीक है, अब इसमें और क्या हुआ, हैदराबाद को हमने किस मिशन से, किस ऑपरेशन से भारत में मिलाया था, तो उस मिशन का नाम है ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किसके द्वारा, सॉरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किसमें गिवन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, और ऑपरेशन पोलो जो है हमने हैदराबाद के अगेंस्ट चलाया था, उसको अपने भारत में मिलाने के लिए। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किसने साइन किया था, जम्मू कश्मीर के साइड से, तो याद रखना जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह का बोला जाता है, पर साइन करने वाले उनके बेटे हैं जो कि है राजा करण सिंह। कौन है, राजा करण सिंह। कब किया था, 1947 में। उसके पहले की आप तारीख बताओ कब किया था, 25 नवंबर 1947, 25 नवंबर 1947 को किया था। ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, भूलना मत। ठीक है ना। चलिए, तो इस तरीके से आपको सारे करंट अफेयर पढ़ने। ठीक है, तो अभी आप ये करंट अफेयर्स पे फोकस करें और बताइएगा आपको ये करंट अफेयर्स कैसे लगे, इस टाइप से पढ़ने के तरीके में कैसे लगा, इंटरेस्टिंग है कि नहीं। चलिए, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, ऑल द बेस्ट सभी को अपने एग्जाम के लिए।